हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, इस समय जो है हम लोग रीतिकाल को पढ़ रहे हैं और रीतिकाल में बात करें अगर हम, तो कल हमने जो है रीति सिद्ध कवियों को देखा था, जिसमें हमने दो कवियों के संदर्भ में पढ़ा। पहले थे आलम और दूसरे थे घनानंद। तो आज जो हमारी क्लास होने जा रही है वो है रीति सिद्ध कवियों में आगे बात करेंगे बोधा कवि के विषय में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं बोधा कवि के साथ। तो देखिएगा, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट दिया है वो है बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वो था बुद्धिसेन। ये कई बार जो है परीक्षा में ये प्रश्न आया है कि बोधा जो है ये किस धारा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि रीतिकाल के अंतर्गत तो आते हैं, बट ये किस धारा में आते हैं? तो ये आते हैं रीति सिद्ध में, ये आते हैं रीति मुक्ति में। और रीति मुक्ति की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो है 5 कवि आते हैं, जिनमें से 2 कवियों को हमने पढ़ लिया था, बाकी जो बचे हैं उनको आज हम देखेंगे। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं बोधा की। तो जो बोधा है इनका वास्तविक नाम क्या बताया गया? इनका वास्तविक नाम बुद्धिसेन बताया गया, ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न बना हुआ है। आगे कहते हैं पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा दिया था। अब देखिए, जो बोधा है इनका वास्तविक नाम तो बुद्धिसेन था, लेकिन इनको बोधा नाम किसने दिया था? तो पन्ना नरेश खेत सिंह। पन्ना नरेश खेत सिंह ने जो है इनको, यानी कि बुद्धिसेन को जो उपनाम दिया, जो कि ये प्रसिद्ध हैं बोधा के नाम से साहित्य जगत में, ये बोधा नाम किसने दिया? तो पन्ना नरेश खेत सिंह ने दिया था। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। आगे देखिएगा, अगला जो पॉइंट है वो है पन्ना के दरबार में, यानी कि वही जो इन्हें बोधा नाम दिए थे उन्हीं के दरबार में जो है एक सुभान, जिसका नाम है सुभान, कहीं कहीं पे सुभान भी मिलता है, लेकिन सुभान नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। सुभान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। सुभान, जिसका नाम सुभान भी मिलता है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा। इस नाम की एक गणिका से जो है बोधा प्रेम करते थे। वो कहाँ पे रहती थी? पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबार में रहती थी। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बोधा की प्रमुख रचनाएं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बोधा थे इनकी प्रेमिका कौन थी? इनकी प्रेमिका थी सुभान। और सुजान किसकी प्रेमिका थी? तो सुजान थी घनानंद की। कल की क्लास में आप सभी ने पढ़ा होगा। और यहाँ पे बात करें सुभान की, तो सुभान बोधा की थी। आगे देखिएगा, बोधा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है विरह वारिश, इश्कनामा। देखिए, इश्कनामा, इसके बारे में कल की क्लास में मैंने चर्चा की थी कि इश्कनामा जो है वो किसकी रचना है? वो है बोधा की। कहते हैं ना, इश्क में नाम का बोध हो गया। जब कोई किसी से इश्क करता है तो अगर कोई अपना नाम बताए भी ना, फिर भी उसको एक अलग से नाम दे दिया जाता है और उस नाम से जो है उसका बोध किया जाता है कि फलाने फलाने का भी इश्क चल रहा है। हाँ, ये इसके नाम का बोध तो बहुत तेजी से फेमस होता है। तो याद कर सकते हैं, इश्क के नाम का बोध हुआ। और दूसरी रचना है विरह वारिश। विरह वारिश, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, कहते हैं इश्क के नाम में इतना खो गए थे, इश्क के नाम में इतना खो गए थे कि विरह वारिश का जो है इनको बोध ही नहीं हुआ। इश्क के नाम में, प्रेम के नाम में कोई व्यक्ति है, वो प्रेम के नाम में इतना खो गया, इतना लीन हो गया कि उसको जो है विरह वारिश का, अपने विरह में वारिश का बोध ही नहीं रहा। तो विरह वारिश याद हो जाएगा किसकी रचना है? दोनों बोधा की है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की। अब हम बात करते हैं ठाकुर के संदर्भ में। बोधा के बारे में यही 2 ही 3 पॉइंट थे जो परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने 3 ठाकुरों की चर्चा की। पहले है असली वाले ठाकुर, असली नहीं, यहाँ पे असनी होना चाहिए। तो पहले है असनी वाले प्राचीन ठाकुर, दूसरे हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर, और तीसरे हैं ठाकुर बुंदेलखंडी। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने 3 ठाकुरों की चर्चा की है, जिनमें से पहले जो है एक आते हैं असनी वाले प्राचीन ठाकुर, और दूसरे हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर, और तीसरे हो गए ठाकुर बुंदेलखंडी। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो ठाकुर बुंदेलखंडी हैं
ये वही ठाकुर हैं जिनको जो है शुक्ल जी ने किसके अंतर्गत रखा है, रीति मुक्त धारा के अंतर्गत रखा है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि इन तीन में से कौन से ठाकुर की जो है चर्चा रीति मुक्त धारा में की गई है, तो वही है ठाकुर बुंदेलखंडी। ठीक है, आगे देखिएगा, रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। देखिए अभी जो पॉइंट मैंने बताया है उसी को नीचे यहाँ पे बता दिया गया है कि रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है उसमें जो है ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका जो मूल नाम था वो लाला ठाकुरदास था। ठाकुर का मूल नाम क्या था, ये जो ठाकुर बुंदेलखंडी थे इनका जो मूल नाम है वो क्या था, वो था ठाकुरदास। याद रखिएगा, ठाकुर क्या कहते हैं, ठाकुर बुंदेलखंडी जो है इनका जो मूल नाम था वो क्या था, वो था ठाकुरदास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीक्षत थे। कहते हैं ठाकुर के जो आश्रयदाता थे वो जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीक्षत थे। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि एक तो ये बनेगा ठाकुर जो है किसके आश्रय में रहते थे, तो जैतपुर नरेश राजा सिंह के, और दूसरा है उनके पुत्र जो राजा पारीक्षित सिंह इनके आश्रय में थे। ठीक है, और दूसरा ये बन जाएगा प्रश्न आपका कि जैतपुर राजा नरेश सिंह जो हैं इनके पुत्र का नाम क्या था। हाँ, उनके पुत्र का नाम था राजा पारीक्षित। ये वाला ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो इनकी जब रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी रचनाएं हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। तो बहुत ही सिंपल, हमको लगता है पूरे साहित्य जगत में अगर कोई सबसे सरल जो रचनाएं हैं वो इन्हीं की हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। इसकी हैं, ठाकुर की हैं। तो आसानी से सभी को याद भी होगा, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है। आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है। ठाकुर के बारे में शुक्ल जी ने कुछ अपने जो है मत प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला पॉइंट इन्होंने कहा है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। जो ठाकुर हैं ये बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। तो ये जो कथन है ये ठाकुर के संदर्भ में कहा गया है शुक्ल जी के द्वारा। कैसे याद करेंगे, आप लोग जानते हैं ना, जो ठाकुर लोग होते हैं, हाँ, जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके पास जो होता है जब भी आप उनसे बात करें तो बहुत मतलब जो भी सटीक बात सीधा करते हैं, कोई फालतू के शब्दों का प्रयोग नहीं करते और ना ही कोई झूठी बातें करते हैं। जो रहता है सीधा मुंह पे बोलते हैं और कभी किसी से डरते भी नहीं, है कि नहीं। तो आप अगर इस वे में इनको अगर याद करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। कहते हैं कि ठाकुर जो है वो बहुत सच्ची उमंग के कवि थे। बात तो सही है, जो ठाकुर लोग होते हैं उनमें जो है एक सच्ची उमंग भरी होती है। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, ना ही कहीं पर जो है व्यर्थ शब्दों का आडंबर रहा है, ना कल्पना की झूठी उड़ान है और ना अनुभूतियों के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। तो ये सारी बातें जो है ठाकुर के संदर्भ में कही जा रही हैं। कहा किसने है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखिएगा, दूसरा कथन है, ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। कहते हैं ठाकुर जो है वो प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। वैसे ऊपर वाला ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ इनको भी याद रखिएगा कि जो ठाकुर हैं वो प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकानंदर्शी कवि थे। आगे देखिएगा, ये तो हो गई ठाकुर के संदर्भ में बातें। अगले जो कवि है वो है द्विजदेव। द्विजदेव की अगर हम बात करें तो द्विजदेव जो हैं ये महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव जिनका एक दूसरा नाम मिलता है महाराज मानसिंह, यानी कि ये इनका ही नाम है द्विजदेव का, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये साहित्य जगत में जो प्रसिद्ध हुए थे वो द्विजदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इनका जो नाम मिलता है वो है महाराज मानसिंह और ये अयोध्या के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे मानसिंह जी, तो अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। दो रचनाएं इनकी मिलती हैं, श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। कैसे याद करेंगे इनकी रचनाओं को,
कैसे याद करेंगे इनकी रचनाओं को? तो याद करिएगा, द्विजदेव नाम की कोई व्यक्ति हैं, कहते हैं द्विजदेव की लतिका जो है बत्तीसी दिखाकर श्रृंगार करती है। द्विजदेव की जो एक ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, द्विजदेव जो है इनकी प्रेमिका का नाम था लतिका, ठीक है। तो कहते हैं कि द्विजदेव की जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम था लतिका, और वो लतिका जो थी जब वो श्रृंगार करती थी तो बत्तीसी दिखा कर, यानी कि वही अपने 32 दांत दिखा कर हंसते हुए जो है हमेशा श्रृंगार करती थी। कौन? लतिका। तो लतिका से लतिका हो जाएगा, और श्रृंगार से श्रृंगार लतिका, और श्रृंगार जब करती थी तो कैसे करती थी? बत्तीसी दिखाकर, तो श्रृंगार बत्तीसी, दोनों रचनाएं कनेक्ट हो गई। और किसकी है? ये द्विजदेव की हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। देखिए, शुक्ल जी ने इनके संदर्भ में भी 1-2 कथन दिए हैं, उन कथनों को देख लेते हैं। जैसे पहला कथन है, ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समुचित श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ये वाला जो कथन है ये शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है द्विजदेव के संदर्भ में। एक बार फिर से इसको आराम से पढ़िएगा। लिखा क्या है? ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। कहते हैं ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें, यानी कि द्विजदेव को, शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं कि जो है ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में द्विजदेव को जो है अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। कहते हैं फिर आगे कि जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर जो है वो अंतिम कवि माने जाते हैं, उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। आगे देखिएगा, जो अगला कथन है वो है, ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। किसके? द्विजदेव के। कहते हैं द्विजदेव की जो रचनाएं हैं उनके ऋतु वर्णनों में, उनके जो है ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। तो ये भी कथन जो है शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है और महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है रीतिकालीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। तो पंक्तियों वाली क्लास को कल हम देखेंगे, और उससे पहले एक पॉइंट देखिए यहाँ पे रह गया था। जैसे हम ठाकुर को पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे दिया नहीं है। जो ठाकुर है इनको जानिएगा। ठाकुर जो है इनका जन्म जो हुआ था वो 1763 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1763 ईस्वी में हुआ था। और इनको आप कैसे याद रखेंगे कि ठाकुर जो है, ठाकुरों की बुद्धि कभी कभी क्या हो जाती है? सठिया जाती है, तिरसठिया जाती है। हाँ, कैसे हो जाती हैं? तिरसठिया जाती है। ऐसे पढ़िएगा कि ठाकुरों की जो बुद्धि होती है ना, वो कभी कभी क्या होती है? तिरसठिया जाती है। तिरसठिया यानी कि 63, और किसकी? ठाकुरों की बुद्धि। तो 1763 में ठाकुर का जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। और एक दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है ये जो इनकी रचना है ठाकुर ठसक। ठीक है, ठाकुर ठसक जो रचना है इसको जो है लाला भगवान दीन ने प्रकाशित करवाया था। ये जो रचना है इसके संदर्भ में प्रश्न बना हुआ है कि इस रचना को प्रकाशित किसने कराया था? तो लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक नामक जो रचना है ठाकुर की, उनको प्रकाशित करवाया था। ठीक है, तो लाला भगवान दीन नाम याद रखिएगा। अगर नहीं याद हो रहा है तो यहीं पे लिख लीजिए, ताकि आपको जब भी पुस्तक को ओपन करिए और कभी पढ़िए तो आपको आसानी से याद हो जाए कि ठाकुर की जो रचना है ठाकुर ठसक, उसको लाला भगवान दीन ने प्रकाशित कराया था। तो दोस्तों, आज की जो ये क्लास है बहुत छोटी क्लास रही। तो इस समय जो है थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या चल रही है, इस वजह से मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बना पा रही हूँ। और जैसे ही समस्या का समाधान होता है वैसे ही आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो जो है थोड़ी लॉन्ग में मिलेंगी। अभी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आप सभी लोग। और कल जो है हम लोग रीतिकाल की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं उनको देखेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप सभी को ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आप में से कोई
और अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, अगर आप में से कोई मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे सबसे नीचे जो है टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको डेली 2 क्विज मिलेंगी, ठीक है। एक मॉर्निंग में मिलती है और एक शाम में मिलती है, तो वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है अभी और कितनी तैयारी की आपको ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस भी करते चलिए। एक क्विज शाम में हो रही है और एक सुबह में होती है। सुबह में होती है 9 बजे और शाम में 7 बजे। थोड़ा सा नेटवर्क इशू होने की वजह से इस समय मेरी क्विज जो है वो टाइम पे नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे ही सारी समस्याएं दूर होती हैं और वैसे ही जो है क्विज भी अपने टाइम पे चलेंगी और वीडियोस जो हैं वो भी जो है जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं कवर करने का प्रयास करूँगी। तो बस थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर से ठीक इसी टाइम पे शाम 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।